बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 पे आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप को। इस लेक्चर में भी और इससे ऑनवर्ड और कुछ हमारे पास लेक्चर्स होंगे ऐसे जो कि वर्ल्ड मैप पे होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स इन वीडियोस को गौर से देखेंगे, इन वीडियोस को गौर से समझ लेंगे, तो फिर इन वीडियोस को देखने के बाद पक्की बात है कि आप पूरा वर्ल्ड मैप जो है, पूरे जो कंट्रीज़ हैं उनको आप फिंगर टिप्स पे बता देंगे, ये कंट्री कहाँ पे है, ये कंट्री कहाँ पे है और इन कंट्रीज़ में टाइम क्या है। ये सारा कुछ आप जब आप इन वीडियोस को, जो हमारी वर्ल्ड मैप के ऊपर वीडियोस होंगी, जब आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो फिर पूरी जो आपके पास वर्ल्ड होगी वो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी लेक्चर नंबर 5 है वर्ल्ड मैप का पार्ट 1। वर्ल्ड मैप पे कुछ और वीडियोस भी होंगी लेकिन वो बाद में आएंगी, पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, ये देखें ज़रा, ये आपको एक क्या नज़र आ रहा है? आपको एक नज़र आ रहा है सर्कल। आपने याद रखना है ये वर्ल्ड है, ये हमने इमेजिन किया है। आप जानते हैं ना वर्ल्ड जो है वो किस टाइप की होती है जी। ग्लोब आपने कभी देखा है? ऑफिस में ग्लोब पड़े हुए होते हैं, फुटबॉल शेप, सफियर शेप। इनफैक्ट वैसे तो वर्ल्ड एलिप्टिकल है, जो हमारे पास दुनिया है, हमारी अर्थ है, ये वैसे एलिप्टिकल है, थोड़ी बैजवी शक्ल की है, लेकिन समझने के लिए हम इसे ग्लोब या बिल्कुल कोई सफियर कंसीडर करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने समझना है जी, ये हमारे पास क्या है जी, एक हमारी अर्थ है, ज़मीन है, ये है जी इसके सेंटर में एक लाइन, इसे कहते हैं जी इक्वेटर। क्या कहते हैं जी? इसे इक्वेटर कहते हैं। उर्दू में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा खत्ते इस्तवा। जी आपने ये पढ़ा ज़रूर होगा, खत्ते इस्तवा क्या होता है। आपने अर्ज़ बल्द पढ़े होंगे, आपने तूर बल्द के बारे में पढ़ा होगा, आपने इनके नाम सुने होंगे, लेकिन आपको इनके फंक्शंस का नहीं पता। तो ये सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह जब वर्ल्ड मैप हमारी सीरीज़ जो है, इसके पार्ट्स जो हैं, जितनी वीडियोस भी होगी हमारी वर्ल्ड मैप के ऊपर, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो जब आप फिर इन वीडियोस को देख के आप जाएंगे अपने दोस्तों के पास, आप जाएंगे एग्ज़ाम्स में, तो पूरी दुनिया आपके पास एक स्केच होगा, मैप होगा, फिंगर टिप्स पे आप गिन के बता देंगे कि पूरी दुनिया जो है वो कैसे है, कौन सा कंट्री कैसे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो है ये आप बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी इक्वेटर की, तो इस लाइन को कहा जाता है जी इक्वेटर। इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है खत्ते इस्तवा। तो बात हो रही थी कि आपने इस लाइन के बारे में पढ़ा ज़रूर होगा, इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको इसके फंक्शन का नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट्स, एक तो बात हमेशा याद रख लें, आज हम जितनी भी लाइनें डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी की सारी इमेजिनरी लाइनें होंगी। जितनी भी वर्ल्ड मैप में हम लाइनें डिस्कस करेंगे, आज करेंगे या नेक्स्ट वीडियोस में जब हम कुछ लाइनों को डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी इमेजिनरी लाइनें हैं। ये नहीं है कि आपने जाके घर में या अपने सिटी में कहीं लाइन ढूंढने लग जाना है कि यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है, यहाँ से कौन सी गुजरती है। ऐसे नहीं है। ये इस ज़मीन को मैयर करने के लिए, इस ज़मीन का टेम्परेचर मैयर करने के लिए, ज़मीन की पैमाइश मैयर करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी लाइनें जो हैं, ये जोग्राफिया दानों ने, जो साइंसदान थे, उन्होंने ये लाइनें इमेजिनरी लाइनें लगाई हैं। तो उनमें से एक लाइन है जी ये इक्वेटर, जिसे कहते हैं 0 डिग्री की लाइन होती है जी, ये इसे कहते हैं खत्ते इस्तवा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। अच्छा जी, तो ये इक्वेटर करता क्या है जी? ये इक्वेटर काम ये करता है कि जो आपके पास पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है जी। एक हिस्सा है जी इसके ऊपर, ये इसे कहेंगे जी नॉर्थ, ये नॉर्थ है, और एक है जी आपके पास नीचे, इसे कहेंगे जी साउथ। नॉर्थ और साउथ में ये इक्वेटर आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो वर्ल्ड है, उसको डिवाइड कर देता है जी। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है, आप जब कोई मैप को देख रहे हैं ना, आपके सामने कोई मैप पड़ा हुआ है या आपके सामने कोई कॉपी पड़ी हुई है, आपने नॉर्थ हमेशा आपके सामने जो होगा उसे आपने नॉर्थ, यानी कि ये अगर आप फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास मैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने जो ऊपर होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा।
आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो लेकिन आपके सामने बिल्कुल जो पड़ा होगा वो क्या होगा, नॉर्थ, और आप उसके नॉर्थ के अपोजिट जो यहाँ पे पड़ा होगा वो होगा साउथ। फिर मसला रह गया जी ईस्ट और वेस्ट का। अब देखते हैं जी ईस्ट और वेस्ट को हमने कैसे लिखना है, वो कैसे हमने याद करना है कि ईस्ट को कौन सा है और वेस्ट कौन सा है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा जी वुई, ये तो लिख लेंगे ना आप, वुई तो लिख सकते हैं ना आप जी। इसी वुई में जी आपने डब्ल्यू उठा के लिख देना है यहाँ पे, और ये ई जो है ये उठा के लिख देना है आपने यहाँ पे। तो ये बन गया जी फिर वेस्ट, ये बन गया जी ईस्ट जी। वुई लिखेंगे तो वेस्ट और ईस्ट का पता लग जाएगा आपको। और जब आप मैप में देखेंगे, जब भी आप किसी मैप में देख रहे हैं, आपके पास कोई कॉपी है, रजिस्टर है, वट एवर, जहां भी मैप बना हुआ है, तो आपके बिल्कुल सामने नॉर्थ होगा और उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। जी स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि ये खत इस्तवा जो है, इक्वेटर जो है, ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, नॉर्थ और साउथ में तकसीम कर देता है। अब स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होने लग जाएंगी, जो आपने छोटी क्लासेस में नाम सुने हुए हैं लेकिन आपने उनका फंक्शन नहीं देखा कि असल में उनका कॉन्सेप्ट क्या है। वो सारी चीज़ें आपको आज पता लग जाएगा, आपको समझ लग जाएगी उन तमाम चीज़ों की। तो आपने पढ़ा होगा जी पाकिस्तान जो है वो क्या है जी, 24 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ। ये आपने पढ़ा होगा जी पाकिस्तान का लैटिट्यूड, इनफैक्ट इसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो पाकिस्तान का लैटिट्यूड क्या है जी, 24 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, ये आ गया जी लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं, हमने ये भी पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखना है और बड़ी डिटेल के साथ देखना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है जी, वो है जी 24 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। फिर जी पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड भी है। लॉन्गिट्यूड क्या है जी पाकिस्तान का, वो है जी 62 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट जी, 62 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट, ये पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड है। तो यहां पे लिख देते हैं जी, फिर ये क्या है जी हमारे पास, ये है जी लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं, ये भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल आज हम यही कर रहे हैं कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। फिर आपने याद रखना है जी, क्या याद रखना है जी, आपने याद रखना है इस इक्वेटर के ऊपर जितने भी कंट्रीज आते हैं, ये इक्वेटर लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी कंट्रीज आएंगे उनमें 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की होगी रात। 12 + 12 यानी कि 12 आवर्स का दिन होगा और 12 आवर्स की रात होगी। ठीक है ना, डे एंड नाइट 12 आवर्स के होते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा जी। अब अगर आपको MCQs आ जाए पेपर में तो आपको याद रहेगा ना कि जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर जितने भी कंट्रीज आते हैं उसमें 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है। ठीक है जी। तो जी लेकिन जो हमारा वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यानी कि जिस जगह हम रह रहे हैं वो है जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम जिस जगह रह रहे हैं, जहां हमारी दुनिया है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं। इसमें जी दिन और रात जो हैं वो इक्वल नहीं होते। यहाँ पे चेंजिंग्स जो हैं डिफरेंट वेदर्स में, तो हमारे पास चेंजिंग जो है वो होती रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जी 21 जून 21 जून 21 जून को क्या होता है जी, सबसे बड़ा दिन। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे जी 21 जून को क्या होता है जी, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर आपको पता होना चाहिए जी, इब्ने खुल्दून की एक थ्योरी है कि जब कोई चीज पीक पे आ जाती है तो फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम है ना जी, बंदा होता है जवान, 25 तक इंसान की ग्रोथ होती है। ठीक है ना,
उसकी बोन्स की ग्रोथ होनी होती है, ठीक है ना, उसके ब्रेन की ग्रोथ होनी होती है, सारी की सारी जो ग्रोथ होती है वो 25 तक होती है। उसके बाद क्या होता है, ये 25 के बाद फिर 40 ईयर्स तक तकरीबन बंदा एक स्टेबल रहता है, ठीक है। 40 के बाद फिर बंदा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, फिर उसका जवाल शुरू हो जाता है, वो उसकी टांगें कमज़ोर, बाजू कमज़ोर, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंसान का भी डिक्लाइन होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ इब्न खल्दून की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर अपनी पीक पे चली है तो उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो 21 जून को क्या होता है जी, आपके पास सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। फिर जी 23 सितंबर को क्या होता है जी, फिर ऐसा ये डेट आती है जब दिन और रात हो जाते हैं इक्वल, यानी कि 12 आवर्स का डे होगा और 12 आवर्स की नाइट होगी, दिन और रात इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या होगा जी, इसी तरह जी फिर 22 दिसंबर जी, क्या आएगा जी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को फिर क्या होगा जी, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह यह प्रोसेस चलेगा जी, फिर 21 मार्च को क्या होगा जी, 21 मार्च को दोबारा फिर दिन और रात जो है वो क्या हो जाएंगे, दिन और रात इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। 21 मार्च के बाद फिर 21 जून आएगा, फिर वो आप देख चुके हैं, बता दिया हमने कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए जी कि दिन और रात जो हैं ये बनते कैसे हैं। अच्छा जी, दिन और रात बनते हैं अर्थ की रोटेशन से। अब रोटेशन क्या होती है जी, इनफैक्ट जो अर्थ है ना वो दो किस्म की मूवमेंट करती है, ठीक है। एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होती है जी, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, वो होती है रोटेशन। जैसे ये देखें, ये मार्कर है मेरा, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, तो ये क्या कर रहा है जी, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो ये है जी रोटेशन, ठीक हो गया जी। फिर रेवोल्यूशन क्या होती है जी, इस तरह जब ज़मीन घूमती है फिर हम कहते हैं जी ये रेवोल्यूशन है। तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेशन और इस तरह घूमना क्या है, रेवोल्यूशन है। तो रोटेशन के जरिए बनते हैं जी दिन और रात। तो आप फर्ज कर लें जी कि आपके पास ये अर्थ है और यहाँ मौजूद है सूरज, ठीक है, यहाँ सन है। तो क्या होगा जी, जो सन की तरफ कंट्री है वहाँ पे होगा दिन, जो इसके पीछे है वहाँ होगी रात। फिर जिस तरह ये अर्थ करेगी जी रोटेट, जब रोटेट करेगी तो उधर जो कंट्री था वो आ जाएगा जी इस तरफ, फिर इसके सामने सूरज है। अब इस कंट्री के सामने क्या है जी, सूरज, यहाँ पे दिन होगा और इसके पीछे जो है वहाँ पे क्या होगा जी, वहाँ पे रात होगी, ठीक है ना जी। तो रोटेशन से बनते हैं दिन और रात, ठीक हो गया जी। अच्छा, और फिर आपको पता होना चाहिए जी रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं जी। रेवोल्यूशन से बनते हैं जी सीजन, जो मौसम है, जो वेदर्स हैं, वो अर्थ की रेवोल्यूशन से बनते हैं, अर्थ की रोटेशन से बनते हैं दिन और रात। फिर आपको पता होना चाहिए जी अर्थ मूव कैसे करती है। हमेशा आपने याद रखना है जी, अगर आपको आ जाना जी एमसीक्यूज अगर आपको आ जाए तो आपने याद रखना है जी, मूव करती है जी वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पे मूव करती है जी अर्थ, वेस्ट से ईस्ट मूव करती है जो अर्थ है हमारे पास जी, वही याद रखना है आपने, वही याद रखेंगे तो आपको पता होगा वेस्ट से ईस्ट, ठीक हो गया नहीं जी। वही से मुझे याद आया एक वर्ड है जी आपके पास, न्यूज, खबर, जिसे खबर कहते हैं, न्यूज कहते हैं। ये क्या होता है जी, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये होता है न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो खबर क्या होती है जी, खबर होती है जो सनसनी फैलाती है, ठीक है ना जी। अगर कुत्ता बंदे को काट ले वो खबर नहीं है, लेकिन अगर बंदा कुत्ते को काट ले वो खबर बनती है, ठीक है ना, जो सनसनी फैलाती है। सारा दिन मीडिया वाले क्या करते रहते हैं जी, इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं उनको अपने पेजेस पे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, ट्विटर पे उनके अकाउंट होते हैं, वहाँ पे वो अपने इस तरह की पोस्ट जो है वो शेयर करते रहते हैं, ठीक हो गया जी। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है जी आपको। अब हम चलते हैं जी आगे। तो आपको पता होना चाहिए जी कि हमारे पास जो एक साल होता है वो होता है जी 365.25 डेज का जी। एक साल कितने का होता है जी, 365.25
25 डेज का एक साल होता है। फिर अगला साल क्या हो जाएगा इसी तरह 365.50, फिर अगला साल क्या हो जाएगा जी 365.75, फिर नेक्स्ट जो आपके पास होगा जी वो 366 दिन का हो जाएगा। तो आपने सुना जी कभी नाम लीप ईयर का? जी डेफिनेटली आपने सुना होगा और आपको सुनना भी चाहिए। लीप ईयर, ये आपको पता है लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें फरवरी 29 का होता है। इसी वजह से इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए एक साल लीप ईयर जिसे कहा गया है वो ऐसा रखा गया है जिसमें फरवरी 29 का है, जबकि बाकी जितने 20 साल होते हैं उनमें फरवरी 28 का होता है। फिर आपको पता ना जी, जो बच्चा लीप ईयर में फरवरी 29 को पैदा हो उसकी बर्थडे हर साल नहीं आती, उसकी बर्थडे आती है 4 साल। अच्छा जी, फिर चलते हैं जी आगे। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए जी अब कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बरे आज़म हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। जी मैं लिखने जा रहा हूँ जी ऐसे कॉन्टिनेंट्स, ऐसे बरे आज़म जो कि लाई कर रहे हैं इक्वेटर के ऊपर। उनमें है जी एशिया, एशिया, इसके बाद है जी फिर अफ्रीका, ठीक है, इसके बाद है जी फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया जी। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर है जी साउथ अमेरिका, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। ये 4 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं जिसे 0 डिग्री की लाइन या इक्वेटर कहा जाता है। अब इनके बाद देखें जी कौन से ऐसे हैं जो नहीं लाई करेंगे। कितने हैं जी टोटल? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जी टोटल। तो ये 4 जो हैं ये ऐसे हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब 3 ऐसे हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई नहीं करते। कौन कौन से हैं जी? उनमें आ जाएगा जी यूरोप आ गया जी। यूरोप के बाद फिर आ जाएगा जी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आ जाएगा जी। फिर इसके बाद आएगा जी नॉर्थ अमेरिका, तो ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जी ये ऐसे हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई नहीं कर रहे। ये 4 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब आपको वो सवाल पूछ रहे जी एग्जाम्स में कि विच कॉन्टिनेंट लाई ऑन द इक्वेटर, तो आपको पता होना चाहिए जी, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। अगर आप करते हैं ना जी ये किसी बुक से याद, तो बुक से जब याद करते तो सिर्फ आपको एक का ही पता होता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन में एक ही ऐसा होना था जो इक्वेटर पे लाई करना था, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आपका बनना था। अब आपका क्या हो रहा है जी, आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, चीज़ों से चीज़ें निकल रही हैं। आप इंटरव्यू में भी ये बड़ा आपको बेनिफिट देगा जी, अगर आप किसी एग्जाम्स के इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो वहाँ भी जो है आपको बहुत बेनिफिट देगा। अब हम देखते हैं जी कौन से ऐसे कंट्रीज हैं। अब हमने देखे हैं जी कॉन्टिनेंट फिलहाल, अब हमें यह भी देखना चाहिए जी कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है जी एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है जी जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया। सिर्फ और सिर्फ एशिया का एक कंट्री ऐसा है जो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है और वो है जी इंडोनेशिया। फिर आपको पता होना चाहिए जी अफ्रीका के, तो अफ्रीका के सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर पे लाई करते हैं। आपने याद रखना है जी GUCCKSS, ये आपने याद रखना है जी, एब्रीवेशन GUCCKSS। तो जी से क्या बनता है जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, डिस्कस करते हैं जी इसको। यहाँ पे देखें जी जी से क्या बनता है, जी से बनता है जी गबोन। क्या बनता है जी से? गबोन। गबोन एक कंट्री है जी अफ्रीका का जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, ठीक है। फिर यू से क्या बनता है जी? यू से बनता है जी युगंडा, युगंडा यू से बनता है जी, ये भी इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। फिर
सी से बनता है जी कांगू, क्या बनता है जी कांगू, ठीक हो गया जी। फिर सी, इस सी से बनता है जी डेमोक्रेटिक कांगू, क्या बनता है जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगू, है ये भी कांगू जी, ये डेमोक्रेटिक कांगू है और ये वैसे ही कांगू है, ठीक है ना। तो मैंने इसे याद रखा हुआ है जी डॉक्टर कांगू, इसको मैंने कांगू, इसको डॉक्टर कांगू, इस तरह ये मेरा याद रखने का स्टाइल है। फिर के है जी, के से है जी कीनिया, अच्छा जी। फिर एस आ गया जी, एस से बनता है जी सोमालिया, क्या बनता है जी सोमालिया। फिर ये आ गया जी एस, फिर इस एस से बनता है जी साओ टोम, साओ टोम कहते हैं, ये गबोन के ऊपर है जी एक, ये इनफैक्ट आइलैंड है। जो साओ टोम है ये क्या है जी, ये आइलैंड कंट्री है। जानते हैं जी आइलैंड कंट्री क्या होता है? आइलैंड कंट्री होता है जो जिसके चारों तरफ पानी हो, वो आइलैंड कंट्री होता है। हमारा लेक्चर नंबर 1 है जी ये जनरल नॉलेज का, वहाँ पे मैंने आइलैंड के बारे में आपको तफसील से बताया हुआ है। तो साओ टोम एस से क्या है जी साओ टोम है, इसे प्रिंसिप भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी प्रिंसिप, साओ टोम या प्रिंसिप, ये एक ऐसा कंट्री है जी जो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो अफ्रीका के सिर्फ और सिर्फ यही कंट्रीज हैं जी जो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं, गबोन, युगांडा, कांगू, डॉक्टर कांगू, कीनिया, सोमालिया एंड साओ टोम। इनके अलावा ये आपने याद रख लेना जी, पक्की बात है 100%, इनके अलावा अफ्रीका में और कोई भी कंट्री इक्वेटर के ऊपर नहीं आता, ठीक है जी। फिर आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं जी, नारो, NAURU, एक कंट्री है जी नारो, ऑस्ट्रेलिया का एक कंट्री नारो, वो आता है जी इस इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना, इक्वेटर पे आता है। और इसके बाद है जी एक कंट्री करीबाती, 2 कंट्री है जी ऑस्ट्रेलिया के, करीबाती, करीबाती, करीबाती और नारो, ये 2 कंट्रीज हैं जी ऑस्ट्रेलिया के जो कि इक्वेटर पे आते हैं। अच्छा जी, यहाँ से एक और MCQs मुझे याद आ गया, एग्जाम्स में आता है। अच्छा, आपको पता है जी सबसे जो छोटा कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है, वो कौन सा है जी? वो है जी वेटिकन सिटी। कौन सा है जी? सबसे जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है जी वेटिकन सिटी। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। अच्छा, अब क्या है जी, वेटिकन सिटी है कहाँ पे? इटली, सुना जी कभी नाम इटली? इटली का कैपिटल है रोम, रोम के अंदर आता है जी ये वेटिकन सिटी, ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। अब ये जो नारो है ना जी, नारो, ये नारो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे छोटी रिपब्लिक है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जी, रिपब्लिक क्या होती है और कंट्री और रिपब्लिक में क्या फ़र्क है। देखिए जी, हर रिपब्लिक कंट्री तो होगी, लेकिन हर कंट्री जो है वो रिपब्लिक नहीं हो सकता। अब फ़र्क है जी, रिपब्लिक वो होता है जी जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप हो, ठीक है, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, वोट के ज़रिए गवर्नमेंट बनती होगी, वो रिपब्लिक कंट्री होगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक कंट्री है जी, यहाँ पे हर मजदूर, रेडी वाला, भट्ठे वाला, हर गरीब बंदा जो है उसको उतना ही राइट है गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का जितना किसी अमीर को राइट है। तो हर बंदा जो है वो वोट कास्ट करता है जी अपनी मर्जी के बंदे को, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनती है। इस तरह हमारा कंट्री जो है जी वो है रिपब्लिक कंट्री। अच्छा, फिर आप हमारा ब्रादर मुल्क है जी एक सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में देख रहे जी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बादशाहत है, किंगशिप है, वहाँ पे जी ऐसे इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन के ज़रिए जो है बंदा वो हुक्मरान नहीं बनता, ठीक हो गया जी। तो
सबसे स्मॉलेस्ट रिपब्लिक क्या है जी, वो है नारो। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है जी, वो है वेटिकन सिटी। ये आपको कंट्री, अब अगर कोई रिपब्लिक ना हुआ तो फिर आपको पता होगा कि वहां पे क्या होना चाहिए, डेफिनेटली वहां पे कोई किंगशिप होगी, डिक्टेटरशिप होगी, या इस तरह की कोई और फॉर्म होगी गवर्नमेंट की। वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होगा, वहां पे वोट कास्ट नहीं होंगे। तो बात हो रही थी जी इसकी कि नारो जो है आपके पास वो क्या है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो कंट्रीज ऐसे आते हैं, नारो आता है और करीबाती आता है, जो कि इस इक्वेटर लाइन पे लाई करते हैं। फिर आते हैं जी साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वो देखते हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जी, नाम सुना होगा आपने, इक्वाडोर। जी इक्वाडोर ये साउथ अमेरिका का कंट्री है जी, ये इक्वेटर पे लाई करता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा कोलंबिया जी, कोलंबिया जो है ये भी कहाँ पे लाई करता है जी, ये भी साउथ अमेरिका में लाई करता है जी, ठीक है, और इक्वेटर पे लाई करता है। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए ये कंट्री है बड़ा फेमस, फुटबॉल में बड़ा फेमस है जी, सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जी इस कंट्री के पास, ब्राज़ील। वो कहाँ पे लाई करता है जी, वो भी लाई करता है जी इक्वेटर के ऊपर। यानी कि साउथ अमेरिका में तीन कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये लाई करते हैं जी इक्वेटर के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में दो कंट्रीज हैं, नारो और करीबाती, ये लाई करते हैं जी इक्वेटर लाइन पे। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं जी, गबोन है, युगांडा है, कांगो है, डेमोक्रेटिक कांगो है, कीनिया है, सोमालिया है, साओ टॉम एंड प्रिंसिप, ठीक है ना। फिर एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है, इंडोनेशिया, जो लाई करता है जी इक्वेटर के ऊपर। इन कंट्रीज के अलावा और एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो लाई करेगा इक्वेटर के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने लिख लेनी है। तो ये था जी आज का लेक्चर। फिलहाल यहाँ पे हम इस काम को वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जी। यह था लेक्चर नंबर 5। तो हम लेक्चर नंबर 6 में और पार्ट नंबर 2 होगा वर्ल्ड मैप का, वहाँ पे हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।